बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का और प्रेशर का स्टेट चेंज पर क्या असर पड़ता है। किसी भी मैटर का स्टेट चेंज यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये जो स्टेट चेंज होता है इस पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट चेंज। तो with increase in temperature, solid change into liquid and further liquid change into gas। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं दैट मीन्स कि मोर हीट सप्लाई करते हैं तो सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड जो है वो फर्दर और भी यदि हीट दें और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस स्टेट बनता है। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं कि आइस जो है वो किस तरह से वाटर में कन्वर्ट होता है। आइस का वाटर में कन्वर्जन किस तरह से होता है इस चीज़ को हम देखेंगे। इस स्लाइड के हेल्प से पहले मैंने पढ़ाया था इसलिए इस पर मार्क लगे हुए हैं जिसे मैं इरेज करता जाऊंगा। तो देखते हैं कि व्हेन आइस इज केप्ट इन ओपन एयर, जब आइस वाटर में कैसे चेंज होगा, तो आइस को ओपन एयर में रख दो तो वो क्या करेगा कि एयर से सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करेगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा और आइस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वे और भी ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे। तो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर होगा, वीकेन होगा और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और वे वाटर के स्टेट में आ जाएंगे, यानी आइस मेल्ट करना शुरू कर देगा वाटर में। तो देखिए, जब ये सपोज कीजिए कि ये आपका सॉलिड स्टेट है, आइस का स्टेट है, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हैं। जब आप हीट सप्लाई करते हो तो ये फोर्स कमज़ोर होना शुरू होता है। जैसे ही हीट सप्लाई करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होती है और ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी और एक सफिशिएंट हीट जब मिल जाएगा, पार्टिकल्स गेन कर लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वे इतने तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे कि बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके वे एक दूसरे से दूरी बना लेंगे और जब एक दूसरे से दूरी बना लेंगे तो वे अब लिक्विड स्टेट में यानी वाटर के स्टेट में आ गए, है ना। ओके, तो इस बात को आपको समझ में आ गया। सो अब हम देखते हैं कि फ्यूज़न या मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है। फ्यूज़न क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्यूज़न या मेल्टिंग पॉइंट, सो दिस इज डिफाइंड एज फ्यूज़न इज डिफाइंड एज फ्यूज़न इज डिफाइंड एज This is defined as change of ice into water at a fixed temperature 0 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure। तो जो भी डेफिनेशन में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारे डेफिनेशन जो हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, क्योंकि प्रेशर का टेम्परेचर पर डायरेक्ट असर पड़ता है। यदि प्रेशर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर जो है मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो चेंज कर जाएगा इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम अपने डेफिनेशन को रखेंगे। सो मेल्टिंग क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा तो आइस जो है वो वाटर में मेल्ट करना शुरू कर देगा और आइस के वाटर में मेल्ट करने के इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। So this is defined as change of ice into water किस टेम्परेचर पर, सो
at a fixed temperature of 0 डिग्री सेल्सियस at atmospheric pressure. ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये जिस फिक्स्ड टेम्परेचर पर आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा, उस फिक्स्ड टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसे भी हम डिफाइन करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर एक फिगर मैंने लिया है जो कि एनसीईआरटी का है, तो इस फिगर को देखते हैं। इसमें क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के मेल्टिंग पॉइंट का डिटरमाइन किया जा रहा है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कितना होता है। तो इसमें एक सेटअप लिया गया है, इसमें आइस क्यूब्स हैं, एक थर्मोमीटर है और नीचे से बर्नर से हम इसे गर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं, एक मिनट बच्चों, तो जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू करता है। स्टार्टिंग में नेगेटिव में टेम्परेचर होगा, उसके बाद राइज करते करते 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंचता है तो बच्चों ये आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है वाटर में। और एक अजीब बात देखेंगे हम लोग कि हम कंटिन्यूअस हीट सप्लाई करना जारी रखते हैं ताकि आइस मेल्ट करना जारी रहे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में जब तक आइस मेल्ट करता रहता है वाटर में, हमारा थर्मोमीटर किसी भी तरह का टेम्परेचर राइज शो नहीं करता है। ठीक है, किसी भी तरह का टेम्परेचर राइज थर्मोमीटर के द्वारा शो नहीं किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, टेम्परेचर राइज नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, टेम्परेचर डज नॉट राइज ड्यूरिंग द होल प्रोसेस व्हेन आइस चेंज इनटू वाटर। जब तक आइस वाटर में चेंज करता रहता है टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो बड़ा क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये हीट एनर्जी तो हम कंटिन्यूसली देना जारी रखते हैं ना, तो वो हीट एनर्जी गया कहाँ? सो देन वेयर डज सप्लाइड हीट एनर्जी को? तो हम इसे एक्सप्लोर करेंगे कि वेयर डज सप्लाइड हीट एनर्जी गो। सो एक्चुअल में क्या होता है कि दिस हीट एनर्जी gets used up in overcoming the force of attraction between particles and is not shown as change in temperature. तो होता क्या है, प्रोसेस को समझिए कि ये आपका आइस के पार्टिकल्स हैं जो कि नज़दीक हैं। ओके, अब इन आइस के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को वीक करना है। वीक होने पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और वो वाटर बन जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच के इस फोर्स को कमज़ोर करने के लिए, यानी कि कैसे कमज़ोर होगा, जब पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो आपका फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि ये हीट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो रहा है, यानी कि इस फोर्स को वीक करने में यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने हीट यूज किया फोर्स को वीक करने में, तो वो किस रूप में गया? वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज हुआ। तो ये वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो हीट स्टोर्ड रहता है। ओके, तो चूंकि ये हीट लैटेंट है, छिपा हुआ है,
ए यूटिलाइज हो जा रहा है, इसलिए ए हीट इस हीट को हम कहते हैं, सो इट इज नोन एज लैटेंट हीट। तो इस हीट को हम क्या कहते हैं बच्चों? लैटेंट हीट कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। अब एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ये डेफिनेशन क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारा डेफिनेशन है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का प्रोसेस तो समझ ही गया, जब आइस मेल्ट करता है वाटर में तो उसे फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। लैटेंट हीट का भी मतलब समझ चुके हैं कि जब पूरा प्रोसेस चलता रहता है आइस से वाटर में मेल्ट करने का, तो जो एक्स्ट्रा हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर राइज के रूप में शो नहीं होता, इसलिए उसे लैटेंट हीट कहते हैं। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत होगी उसे लैटेंट हीट कहेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन डेफिनेशन के लिए हमारे पास क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना है सबसे ज़रूरी बात। अब उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी सॉलिड का, जो भी सॉलिड सब्सटेंस ले रहे हैं उसका अपना कुछ न कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो उस मेल्टिंग पॉइंट पर उस सॉलिड का 1 kg को लेंगे और उस 1 kg सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसे कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट at its melting point at atmospheric pressure is called latent heat of fusion। ओके बच्चों, तो समझ में आ रही है बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं water at 0 degree Celsius contains more heat than ice at the same temperature। तो अब ये है कि आइस जो है वाटर में चेंज कर रहा है, तो जब आइस हमारा वाटर में चेंज कर रहा है, ये आइस क्यूब से ये आइस क्यूब वाटर में चेंज कर रहे हैं, वाटर में चेंज कर रहे हैं, तो इस वाटर का टेम्परेचर कितना है? और इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसी टेम्परेचर पर वाटर चेंज हो रहा है, आइस चेंज हो रहा है वाटर में, तो इस वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ओके, तो दोनों का टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस में 0 डिग्री सेल्सियस ही है, दोनों सेम टेम्परेचर पर है। तो प्रश्न हमारे पास ये है, क्वेश्चन ये है कि हीट एनर्जी ज़्यादा हीट एनर्जी किस में होगा, आइस पार्टिकल्स में या फिर वाटर पार्टिकल्स में? तो सर्टेनली वाटर पार्टिकल्स में हीट एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमने दिया है वो वाटर के पार्टिकल्स के में स्टोर्ड है। ओके, सो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स मोर हीट देन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि उसमें क्या है। सो चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। अब तक हमने देखा कि आइस कैसे वाटर में चेंज करता है, अब हमें देखना है कि वाटर वेपर में किस तरह से चेंज करता है, उसका क्या प्रोसेस मैकेनिज्म है और क्या क्या उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। तो ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। जब हम हीट करेंगे वाटर को तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ कर के एक फिक्स्ड टेम्परेचर आएगा, उस फिक्स्ड टेम्परेचर पर वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना, चेंज होना स्टार्ट कर देगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक
पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वो टेम्परेचर फिक्स्ड ही रहेगा। ओके, इस बात को याद रखना है। तो बॉइलिंग, बॉइलिंग किसे कहते हैं? इट इज चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए है कि जब उसे हम गर्म करना स्टार्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पहुंच जाता है, तो वाटर बॉयल करने लगता है और वो वेपर स्टेट में चेंज करने लगता है। ओके, सो वाटर बॉयल करके वेपर स्टेट में चेंज करने लगता है। ये नोटिफिकेशंस आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, आप भी परेशान नहीं होंगे किसी भी बात से। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो फिक्स्ड टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब रहेगा? जब हमारा प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा द टेम्परेचर एट विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं हम। अगली बार क्लास लेते समय नोटिफिकेशन को मुझे बंद करके रखना होगा। ओके, तो देखते हैं कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, टेम्परेचर रिमेन्स सेम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इट डज नॉट राइज, देन वेयर डज हीट एनर्जी गो? जब पूरा प्रोसेस चल रहा होता है वाटर का वेपर में चेंज करने का, जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाता, टेम्परेचर रिमेन सेम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये राइज नहीं करता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो क्वेश्चन है कि देन वेयर डज हीट एनर्जी को? रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी मेल्टिंग में पढ़ चुके हैं, वैसा ही कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ भी है। तो होता क्या है कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच का सर्टेन डिस्टेंस है और इन पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये बंधे हुए हैं एक दूसरे से। जब हम हीट देना सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई देते हैं, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये पार्टिकल्स अब और ज़्यादा तेज़ी से मोशन करने लगते हैं। तो एक स्टेज आता है जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा सफिशिएंट हो जाती है कि ये एक दूसरे के बीच के फोर्स को तोड़ करके एक दूसरे से सेपरेट होकर के डिस्टेंस और ज़्यादा डिस्टेंस पर वो चले जाते हैं। तो इस फोर्स को वीकेन करने के लिए, इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमारा ये हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ओके, तो ये हीट एनर्जी चूँकि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में चला गया, इसलिए जो गैस बनेगा उस गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये हीट एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड को। सारे स्लाइड में मार्क किया हुआ है क्योंकि इससे मैंने पढ़ाया था पहले। So this supplied energy is utilized in breaking the force of attraction between particles। तो यहाँ से क्लियर है, इस चीज़ को मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्टेटमेंट है बॉइलिंग से रिलेटेड। वो स्टेटमेंट क्या है कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन। तो बल्क फिनोमेनन है बॉइलिंग। बल्क का मतलब है कि बड़े लेवल पर होता है। ऐसा नहीं है कि ये
वाटर पार्टिकल्स जब बॉयल कर रहे हैं तो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स बॉयल कर रहे हों और सरफेस के पार्टिकल्स रिलीज होकर के और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हों। इन पार्टिकल्स से रेस्ट ऑफ पार्टिकल्स से डिटैच होकर के सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि ये पूरे लिक्विड में ये बॉइलिंग होता है। वाटर बॉयल करता है पूरे लिक्विड में, बल्क में करता है। बल्क में बड़े लेवल पर बहुत सारे पार्टिकल्स इनफ एनर्जी गेन करेंगे और वो वेपर स्टेट में चेंज करेंगे। हाँ, एक साथ सारे पार्टिकल्स तो चेंज नहीं कर जाएंगे, वो धीरे धीरे ही होता है, बट बल्क पार्टिकल्स इस चीज़ को करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पार्टिकल्स करते हैं, सरफेस के भी पार्टिकल्स कर सकते हैं, इनसाइड के भी पार्टिकल्स कर सकते हैं, नीचे के भी पार्टिकल्स कर सकते हैं। तो कहाँ से पार्टिकल्स करेंगे इसका भी निश्चितता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि बल्क में पार्टिकल्स करते हैं, 1 2 4 पार्टिकल्स नहीं करते। ओके, सो बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ा था, उसी तरह से हम कंसेप्ट पढ़ेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक डेफिनेशन में रखना है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन होता है तो उस समय वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस केस में यदि 1 लीटर वाटर लिया जाए तो उसे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? दिस इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ वाटर इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं सारे कंसेप्ट्स को। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि ये पार्टिकल्स हैं, ये वाटर बॉयल कर रहा है, ये वाटर बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वाटर जो बॉयल कर रहा है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो यहाँ वेपर है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों सेम टेम्परेचर पर है। क्वेश्चन ये है, प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि ज़्यादा हीट किस में होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी किस में होगा? क्या वो वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? तो श्योरली निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं, पीछे मैंने पढ़ाया है उस कंसेप्ट के बेसिस पर, कि इस वेपर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को वीक करने के दौरान काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है और वो पार्टिकल्स वेपर स्टेट में चेंज होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट हमने सप्लाई किया वो वेपर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में वेपर में स्टोर्ड है। ओके, सो यही कंसेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेपर एट 373 केल्विन, जो सेम कंसेप्ट है। आगे देखते हैं। सो अभी तक जो हमने देखा वो देखा कि टेम्परेचर राइज होने पर सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज करता है, लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में चेंज करता है। ठीक है, अब एक प्रोसेस देखेंगे जिसमें कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गर्म करने पर सॉलिड डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज करेगा, बीच का लिक्विड स्टेट नहीं आएगा।
तो ऐसा होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है कैम्फोर, है ना, अमोनियम क्लोराइड, तो ये ऐसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं सब्लाइम सब्सटेंसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यानी सब्लिमेशन क्या है? अ चेंज ऑफ अ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ओके, तो सॉलिड से गैस डायरेक्ट चेंज करना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसे ही हम कहेंगे सब्लिमेशन। दूसरा, इसका रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। अ चेंज ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो उसी तरह से गैस को ठंडा करने पर वो लिक्विड स्टेट में आए बिना डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन, जो कि सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें कुछ कैम्फोर लेना है और कुछ अमोनियम क्लोराइड लेना है, और उसको क्रश करके एक चाइना डिश पे रख देना है, नीचे से गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद एक कैम्फोर या अमोनियम क्लोराइड, जहाँ अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब इसको हमने ऊपर से कॉटन प्लग से उसको हमने जो है ब्लॉक कर दिया है, तो वो हमारा वेपर जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा हम देखेंगे, जैसे टेम्परेचर कम होना शुरू होता है तो ये वेपर जो है इस सरफेस पर वो सॉलिड के रूप में जमा होना शुरू करता है। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस दिखाया गया है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वेपर में चेंज करना डायरेक्ट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, एंड अगेन अमोनियम क्लोराइड जो वेपर स्टेट में है वो टेम्परेचर कम होने पर सॉलिड स्टेट में आएगा। ओके, ठीक है बच्चों, अब एक कंसेप्ट को देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट चेंज पर। अब हमें पढ़ना है प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट चेंज पर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन चेंज ऑफ स्टेट। सो यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करें, अंडर प्रेशर गैस को रखें, इस केस में हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कम होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का भी हम पढ़ चुके हैं ना, टेम्परेचर का स्टेट पर असर पड़ता है। तो कम टेम्परेचर रखते हुए और अंडर हाई प्रेशर यदि गैसेस को रखें तो गैस चेंज करते हैं लिक्विड स्टेट में। एग्जाम्पल हमारे पास है एलपीजी, सीएनजी। ओके, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो होता क्या है इस एलपीजी में, इसका नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें पेट्रोलियम गैस जो है वो अंडर हाई प्रेशर सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ये पेट्रोलियम गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे सिलेंडर में है वो एक्चुअल में गैस है, जो कि लिक्विड फॉर्म में ला करके रखा गया है अंडर हाई प्रेशर में। जैसे ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो हम उस खोलते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट होता है और वो गैस जलने लगता है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है, और ये प्रोबेबली लास्ट स्लाइड है हमारा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग हाई प्रेशर पर रखेंगे तो इस तरह के सॉलिड आइस क्यूब्स में, वाइट कलर के आइस क्यूब्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर डायरेक्टली चेंज करता है सॉलिड स्टेट में आइस क्यूब्स में, वो बीच के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। और अगेन यदि हम प्रेशर को रिलीज करें, प्रेशर को रिड्यूस करें, कहाँ तक? करीब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही पहुँचता है तो ये आइस क्यूब्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये आइस क्यूब्स ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से आइस क्यूब बनने का प्रोसेस हो
या आइस क्यूब से अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रोसेस हो, बीच का जो स्टेज है लिक्विड स्टेट में आने का वो नहीं होता। इसलिए बच्चों हम लोग इन्हें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं बच्चों ड्राई आइस। यही कारण है कि इसे हम कहते हैं ड्राई आइस, क्योंकि बीच में लिक्विड स्टेट नहीं होता है। ओके, तो लास्ट हम लोग समराइज करेंगे अपने ये इंटर कन्वर्जन जो होता है बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको समराइज करेंगे और क्या क्या नाम देते हैं। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड में, तो सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न। और अगेन जब लिक्विड को ठंडा करेंगे, टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि लिक्विड जो है वो गर्म करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो वेपर गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। और अगेन गैस को यदि ठंडा किया जाए, टेम्परेचर लोअर किया जाए तो लिक्विड स्टेट में अगेन चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके बच्चों, अब देखिए सॉलिड और गैस का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। तो सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज कर जाता है, जिसे हमने देखा कैम्फोर के मामले में, या हमने वहाँ पर जो दूसरा सब्सटेंस था है ना उसको देखा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो वो गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन रहे थे, गैस बन रहे थे, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और अगेन गैस को जब हम ठंडा करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि गैस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा, इस रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन हम लोग समझ गए, इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा और आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए और किसी तरह का कन्फ्यूज़न होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। ओके, थैंक्स।